योगी जी, इसमें एक और बात ये थी कि जब आप आए और अभी भी आपकी एक एंटी मुस्लिम छवि रही और सब जगह उसके बारे में लिखा भी गया और आपके विरोधियों ने उसको भुनाया भी ये कहकर कि ये जो व्यक्ति है ये मुसलमानों का भला नहीं सोचता, जगहों का नाम बदल देगा, योजनाओं में जो जहाँ जहाँ आपको रिजर्वेशन मिल रहा है आरक्षण को बंद कर देगा। ये वाला जो सेगमेंट है ये भी आपका उत्तर प्रदेश में 20 से 25% वोटर है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले कहा कि 2013 में आदरणीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। मेरा जनता दर्शन का कार्यक्रम यहाँ प्रतिदिन चलता है और उस जनता दर्शन के कार्यक्रम में 25-30 मुस्लिम महिलाएं तो आती ही आती हैं, अलग अलग स्थानों से, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, जिनकी अपनी समस्याएं होती हैं उनको लेकर के। मुस्लिम अन्य पुरुष भी आते हैं और मुझे लगता है कि देखिए, मीडिया ने धारणा बना ली तो उनको बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं क्या था, मैं क्या हूँ, आगे क्या मुझे रहना है, जिन लोगों ने नज़दीक से मुझे जाना है, देखा है, वे गोरखपुर में जाकर के देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं और मुझे लगता है कि आगे हमारी कार्य पद्धति से भी वे देख सकते हैं। योगी जी, जितनी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को ज़्यादातर चुना जाता है जो कि कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट से कहने का मतलब जिनका कि बहुत खुद का जनाधार ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर पार्टियां चुनती हैं जो कि सिर्फ केंद्र से आदेश आ जाए और उसका पालन करते हैं। जिन लोगों का अपना खुद का जनाधार हो और अपना खुद का दिमाग हो फैसला लेने का, उन लोगों से अक्सर पार्टी में ही असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। आप दूसरी श्रेणी में आते हैं जिसका अपना जनाधार भी है और जनाधार ऐसा है कि वो चैलेंज भी कर सकता है, चुनौती भी दे सकता है। तो आपको ऐसा लगा कि पार्टी में कहीं कोई असुरक्षा की भावना भविष्य में आए या ऑलरेडी आनी शुरू हो गई होगी आपके कद को देखते हुए? देखिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ना ऐसा कुछ है। मैं इसको ये मानता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास किया है कि उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े राज्य का दायित्व तो मुझे सौंपा है। मेरा दायित्व है उस विश्वास पर खरा उतरूं और उसके लिए हमें यहाँ परिश्रम करना है। उसके लिए प्रदेश के अंदर प्रदेश के विकास को एक नई गति देनी है, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है, प्रदेश के अंदर सुशासन स्थापित करना है, प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करनी है और चाहे चुनौती कितनी कठिन क्यों ना हो, हम उसको फेस करेंगे। 2019 में अब ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन बनेगा और वो महागठबंधन आपके खिलाफ होगा, जिसमें मायावती भी आ सकती हैं, समाजवादी पार्टी भी होगी, कांग्रेस भी होगी। ये आपके लिए शुभ संकेत है? क्योंकि गठबंधन तो एक बार बना था अभी पिछली बार, अब महागठबंधन बनेगा, ये अच्छा है या आपके लिए बुरा है? अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, उसी में महागठबंधन उसी में लोग बना लेना है। हम लोग तो इसी में उनका स्वागत करेंगे। अभी तो मेरी सरकार के कार्यकाल तब तक हो सकता है 100 दिन के भी ना हों या हो सकता है 100 दिन के हों और तभी ये महागठबंधन बना लें। हम उसको फेस करने को तैयार हैं और मैं विश्वास कर सकता हूं कि ये गठबंधन कहीं टिक नहीं पाएगा। एक गठबंधन जो बनाया गया था विधानसभा चुनाव में, लोगों ने उसको नकारा है और इस महागठबंधन को भी जनता नकारेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि जाति के नाम पर परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग, जाति के नाम पर इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों के लिए अब कोई स्थान नहीं हो सकता है। योगी जी, बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं जो कि अखिलेश यादव आपके आने से पहले शुरू करके गए थे, यानी फीता काट गए थे। उनको आप जारी रखना चाहेंगे? उनका दोबारा से आप उनको विवेचना करेंगे, उनको रोक देंगे? राजनीति अपनी जगह, लेकिन प्रदेश के 22 करोड़ जनता के हित में जो होगा, दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसका अनुसरण सरकार कर सके। उन्होंने उद्घाटन तो कर दिया लेकिन अधूरा छोड़ा हुआ है। आप चले जाइए मेट्रो का, मेट्रो आप देखिए, उन्होंने उद्घाटन कर लिया है लेकिन मेट्रो की भी ट्रेन नहीं पहुंची है पूरी। अभी उस पर सेफ्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाकी हैं, यानी उसका किराया कल बैठ करके तय हम लोग कर रहे हैं कि कितना किराया होना चाहिए मेट्रो का, सबसे कम और सबसे अधिक कितना होगा। अब ये चीज़ें आज तय हो रही हैं लेकिन ये उद्घाटन कर रहे हैं। लखनऊ में इन्होंने एक कैंसर इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया था। मेरे पास एक दिन एक पेशेंट आया,
उसने कहा साहब कैंसर है और हम लोगों को कोई जगह नहीं मिल पा रही है, कहीं आप करते। मैंने कहा एक नया कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, आपको वहाँ भेज देते हैं। तो पता लगा कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने अपने मिनिस्टर से कहा, मैंने कहा आप जाके एक बार थोड़ा देखिए क्या मामला है भाई, ये उद्घाटन हो चुका, हो सकता है चल रहा हो गया। वहाँ बेड भी नहीं थे। अन्य मशीनों की बात तो दूर है कि कीमोथेरेपी की मशीन है कि नहीं है, वहाँ पर जो है अन्य रेडियोथेरेपी है कि नहीं है, कुछ भी तो अन्य चीज़ों की सुविधाएं हैं कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ है कि नहीं है, कुछ भी डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, कुछ भी नहीं, यानी बेड भी नहीं थे। तो हमने कहा जो उद्घाटन हुआ तो कैसे हुआ, कहा वो KGMU से बेड मंगा कर रख दिए गए थे, पर उद्घाटन हो गया, इसके वापस चले गए। आप तो कई इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं, ऐसी अनेक योजनाएं हैं, और योजनाओं के नाम पर लूट का तो एक नया रिकॉर्ड बना है। कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के पहले से ही उत्तर प्रदेश का ये विकास का जो आधार था, चीनी मिलों को बेचा, और किसी ने जो है 150 करोड़ की योजना पर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दे और अभी भी योजना अधूरी पड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं आपको दिखेंगी यूपी में। एक अब मैं सवाल आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं कि आपको तो पता ही है देश में भ्रष्टाचार कैसे चलता है, उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार होता ही होगा बड़ी बड़ी योजनाओं में, और एक काम कराने के तरीके होते हैं जुगाड़ वाले कि इतना कमीशन यहाँ दो, इतना कमीशन यहाँ दो। अब आपके साथ समस्या ये है कि आप ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, संत हैं, आप पैसा लेंगे नहीं। तो ऐसा वाकया अभी ये 66 दिन में आपके साथ कोई आया जहां आपने पकड़ा हो किसी को? भी कोई किसी की हिम्मत नहीं है, और हम लोगों ने सारे सिस्टम को ई टेंडरिंग्स के साथ जोड़ दिया है। एक जो चीज़ हो एकदम पारदर्शी होगा, किसी को कहने का अवसर नहीं होगा। कार्य प्रारंभ होने की तिथि और कार्य समापन की तिथि एक साथ लिखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं 2014 में और कार्य संपन्न होना है 2017 में, और कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ, अभी उसको लगेंगे 3 साल और। ये नहीं चल सकता है, और इसलिए स्पष्ट कर दिया गया है कोई भी विभाग हो आप ई टेंडरिंग करिए, ओपन ऑप्शन मंगाइए, एकदम पारदर्शी तरीके से सारे कार्यों को करिए, और फिर उन सब की जांच भी करिए। ऐसा ना हो कि अगर कहीं पर, और कार्य की शुरुआत के साथ साथ कार्य को संपन्न किस दिन होना है ये तिथि उसी के साथ तय कर दीजिए। इसमें हमें बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा, खनन के मामले में प्रदेश में खनन का कोई राजस्व उतना नहीं मिलता था जितना यहाँ राजस्व जो खनन मंत्री की जितना आय, जितने उसकी संपत्ति थी, उतना प्रदेश सरकार को नहीं मिल पाता था। हम लोगों ने इसको पूरा चेंज किया है, पूरी तरह बदल रहे हैं। कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी, कोर्ट को प्रदेश के अंदर खनन पर रोक लगानी पड़ी थी। हम लोग गए अपने एफिडेविट के साथ, और मैं आभारी हूँ न्यायालय ने उस पर हमें अवसर दिया। हमने ई टेंडरिंग से किया। ई टेंडरिंग से मैं आश्चर्य करूँगा, नोएडा में 65 रुपये पर क्यूबिक मीटर वाली जो खनन की प्रक्रिया थी वो 450 रुपये पहुँच रही है। यानी प्रदेश को उतना लाभ होने जा रहा है। बुंदेलखंड में उसी प्रकार की स्थिति है, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में वही स्थिति है। दूसरा, आप कह रहे हैं कानून की स्थिति, इन्होंने शराब के सारे ठेके 2019 तक और 2018 तक पहले ऑप्शन कर दिए। आपके आने से पहले ही दे दिए थे? पहले दे दिए थे, और देने के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगाई कि हाईवे पर कोई शराब की दुकान नहीं होगी, तो इन्होंने चुपचाप सभी दुकानों को 500 मीटर पीछे शिफ्ट करवा दिया। बस्तियों में, कोई बस्ती में, कोई मंदिर के पास, कोई मस्जिद के पास, कोई गुरुद्वारा के पास, कोई किसी विद्यालय के पास, कोई चिकित्सालय के पास, ये सब शिफ्ट हो गई। ये कार्य ये लोग पहले कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद इन्होंने तत्काल कार्य किया। 31 मार्च के बाद जब ये कार्रवाई प्रारंभ होती और ये दुकानें जब वहाँ खुलनी शुरू हुई, तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तोड़फोड़ शुरू हुई। तो मैंने पूछा, मैंने कभी तोड़फोड़ कैसे, आखिर शराब की दुकान तो पहले से रही होगी। बुलाया गया लोगों को, क्यों ये कर रहे हैं, तलब किया मैंने चीफ सेक्रेटरी को, एक्साइज कमिश्नर को, अन्य लोगों को, भाई ये सब कैसे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, ये सब कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा साहब जो है ये इस आधार पर हो रहा है क्योंकि ये चीज़ें इस रूप में हुई हैं। तब फिर हम लोगों को उसको पूरा देखना पड़ा। हम नई आबकारी नीति के साथ आ रहे हैं, हम पूरा सिंडिकेट तोड़ेंगे। हम लोग सार्वजनिक बस्ती में भी शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे, किसी धर्मस्थल के आसपास भी नहीं खुलने देंगे, किसी शिक्षण संस्थान और किसी चिकित्सालय के आसपास भी नहीं खुलने देंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम लीकेजेस बंद कर देंगे तो प्रदेश की आय को कई गुना हम बढ़ा भी देंगे। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो रिश्वत लेता है, ना मांस खाता है, ना शराब पीता है, ना उसे अच्छा पहनने का शौक़ है, संत आदमी है,
तो सिस्टम तो बहुत परेशान हो गया होगा आपसे। नहीं देखिए, अच्छा नहीं, ऐसा देखिए, ये जो हफ्ते वाला हमें- जो सिस्टम है हमें जहां हफ्ता बंधा हुआ है, देखिए प्रशासन ने उस रफ्तार से कार्य करना प्रारंभ किया है। बहुत दिनों से जो चीज़ जिसमें जंग लगी हो तो उस जंग को छुड़ाने में कुछ तो समय लगेगा, तो कम से कम उस समय का इंतजार कर लीजिए। प्रदेश आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ आगे मैं बढ़ेगा। तो इसमें तो मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि जो हफ्ता बंद वाला जो सिस्टम है जहाँ हफ्ता बंधा हुआ है वो आपसे दुखी हो गया होगा, मैंने परेशान कहा हो गया ना, होगा। इसको चलने दीजिए एक बार, जिस सिस्टम को लागू किया जा रहा है सिस्टम को आगे बढ़ने दीजिए, और मुझे लगता है जितना कचड़ा होगा अपने आप छंटता हुआ दिखाई देगा। प्रदेश में वही टिक पाएगा जो स्पीड के साथ चल पाएगा, जो प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को देने में सफल होगा, प्रदेश के अंदर कानून के राज को स्थापित करने में सहयोगी बन सकता है। अन्यथा अन्य लोगों के लिए कोई जगह यहाँ व्यवस्था में नहीं होगी। एक और सवाल आपसे, अंतिम 1 या 2 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने, और ये इसका मेरे पास सबूत नहीं है, फिर वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग अब ये भी कहते हैं कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए, मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूँ। आप तो वही बात कर रहे हैं कि प्रदेश की चुनौतियों का मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। अभी ये चुनौती हमारे सामने है। हमारे सामने दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि संगठन के स्तर पर आदरणीय अमित शाह जी का हम लोगों को नेतृत्व मिल रहा है। हम लोग उनके नेतृत्व में ही कार्य करेंगे। अजय बिष्ट से आप योगी आदित्यनाथ हुए, फिर योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए, ये 3 चरण में देख रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ है। मैंने दीक्षा अपने पूज्य गुरुदेव से 1994 में ले ली थी, तब से मैं योगी आदित्यनाथ हूँ, आगे भी योगी आदित्यनाथ ही रहूँगा। अभी तक पूरे इंटरव्यू में आपने ये नहीं बताया कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं ये 2 महीने में। देखिए, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, मेरी वही दिनचर्या है। हाँ, गोरखपुर में मुझे 4 से 5 घंटे कम से कम सोने का फुर्सत मिलती थी, यहाँ वो नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, वहाँ एक थोड़ी स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता से मैं वंचित हुआ। वो आप मिस करते हैं उस फ्रीडम को। दूसरा ये भी होता होगा कि पहले जो आप बातें कह देते थे अब शायद संयम बरतना पड़ता मैंने होगा। क्या कहा ना, हर स्तर पर फ्रीडम की बात आती है, हर स्तर पर आती योगी जी, हमारे दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि आप मैथमेटिक्स में बीएससी हैं, यानी गणित में बीएससी। तो चुनावी गणित में भी आपको इससे कुछ मदद मिलती है? और 2019 का चुनाव हो या ये 2017 का चुनाव हो, ये जो जब चुनावी गणित आप बैठाते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा मिलता है आपको? गणित मेरी रुचि का विषय रहा है, लेकिन वह मुझे आकलन करने का एक अवसर दे देता है हर एक चीज़ का, और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री के रूप में मुझे और अवसर मिला है इन सब चीज़ों को आकलन करने का, और उससे मुझे काफ़ी मदद मिली है और आगे भी और अच्छी मदद मिलेगी। तो गणित में जो बीएससी की डिग्री है वो अभी आपके काम आ रही है? क्यों नहीं कर रही? देखिए, व्यक्ति जो कुछ भी ग्रहण करता है वह कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। योगी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 66 दिन हुए हैं, 100 दिन का इंतज़ार रहेगा, फिर 6 महीने का, फिर साल का। जरूर। और शुभकामनाएं हम आपको देना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करेंगे। उत्तर प्रदेश जब 5 साल के बाद एक बार फिर से आपके पास आएंगे तो उत्तर प्रदेश की हालत और बेहतर होगी। आपका जो ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के साथ साथ पूरा आपका जी नेटवर्क एक पॉजिटिव दिशा में सोचना प्रारंभ किया है। आतंकवाद के खिलाफ आप लोगों ने जो अभियान चलाया है, देश के अंदर तमाम प्रकार की उन विकृतियों के खिलाफ जो अभियान चलाया है, मैं चाहूँगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ मीडिया भी आगे आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सकारात्मक सोच के साथ अगर मीडिया जुड़ जाए तो सचमुच देश का और प्रदेश का बहुत बड़ा हित हो जाएगा, और उसमें मैं आप सबका सपोर्ट चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।